नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोदी पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश पढ़ने जा रहा हूँ वो है हार्वे मैके की किताब स्विम विद द शार्क्स विदाउट बीइंग ईटन अलाइव। यानी शार्क जो मछली होती है बहुत ख़तरनाक, शार्क के साथ तैरिए बिना उसका भोजन बने। शार्क का भोजन बने बगैर आप उसके साथ तैरिए, मेरे ख्याल से यही अनुवाद होगा उसका। और इसके शीर्षक के नीचे और भी कुछ शब्द दिए हैं, जैसे आउटसेल, यानी उनसे अपने कंपटीशन से ज़्यादा सामान बेचिए, आउट मैनेज, उनसे अच्छा प्रबंधन कीजिए, आउट मोटिवेट, उनसे ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए लोगों को, एंड आउट नेगोशिएट, यानी जो मोल भाव किया जाता है उसमें भी आगे बढ़िए लोगों से, अपने कंपटीशन से, जो आपके प्रतिस्पर्धा में जो कंपनियां हैं या जिन संस्थाओं से आपको प्रतिस्पर्धा है या कंपटीशन है, उनसे आप आगे बढ़िए। तो ये लिखी तो गई है बिज़नेस, जो लोग बिज़नेसमैन हैं उनके लिए, या जिनका अपना व्यापार है, पर इसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो हर इंसान पर लागू होती हैं। तो आप चाहे कर्मचारी हों या बिज़नेसमैन हों, व्यापारी हों या अध्यापक हों, या आप जो भी करते हो, आप इसमें से कई चीज़ें सीख सकते हैं। तो वही एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज लेकर आया हूँ। इसमें अध्याय 14 है, लेसन 14। उसमें उसका शीर्षक है इफ़ यू डोंट हैव अ डेस्टिनेशन यू विल नेवर गेट देयर। यानी अगर आपके पास कोई मंजिल नहीं है तो आप कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैंने गूगल की मदद से अनुवाद कर लिया है। इससे पहले कि मैं वो अंश अनुवाद किया हुआ अंश पढ़ूँ, कुछ चर्चा हम करते हैं हार्वे मैके के बारे में। इनके बारे में मुझे पता चला था कुछ साल पहले, जब मैं जेफरी गिटमर का एक व्याख्यान सुन रहा था। जेफरी गिटमर मेरे एक बहुत ही प्रिय लेखक हैं। वे लिखते हैं अक्सर पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, सकारात्मक सोच के बारे में। तो जेफरी गिटमर ने हार्वे मैके का नाम लिया और कहा कि उनका प्रभाव, हार्वे मैके का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा जेफरी गिटमर के जीवन में। तो मैंने गूगल करके देखा हार्वे मैके के बारे में, तो एक इंटरव्यू के बारे में पता चला। लैरी किंग ने लिया था इनका इंटरव्यू हार्वे मैके का। तो मेरे ख्याल से वे 80 पार हो गए थे या 90 की उम्र छूने वाले थे हार्वे मैके, या 90 भी पार कर गए थे। मुझे उतना उम्र का ध्यान नहीं आ रहा है, पर वो 80 के तो पार थे जब उनका इंटरव्यू लिया गया था हार्वे मैके का। लैरी किंग ने हार्वे मैके का इंटरव्यू लिया था। तो उसमें हार्वे मैके की ज़िंदा दिली देखकर और उनका जो सकारात्मक नज़रिया है, ये देखकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इसीलिए किसी भी उम्र में हमें लक्ष्य को नहीं छोड़ देना चाहिए। यानी जब तक सांस चल रही है तब तक हमें नए नए लक्ष्य बनाते रहने चाहिए और हमें नई नई मंजिलें खोजनी चाहिए कि और हम क्या कर सकते हैं जीवन में। तो उनका इंटरव्यू देख के मुझे बड़ा आनंद आया। तो मैं इसी किताब में से कुछ पढ़ने जा रहा हूँ, हार्वे मैके की इस किताब में से एक अध्याय जो कि है लक्ष्य के बारे में। तो आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं, जिसका मैंने अनुवाद किया गूगल ट्रांसलेट की मदद से। अगर आपके पास कोई मंजिल नहीं है तो आप कभी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लक्ष्य निर्धारित करना अपने समय का ध्यान रखने का ही एक दीर्घकालिक तरीका है। लक्ष्य निर्धारित करना, यानी गोल सेटिंग जिसे कहते हैं, अपने समय का ध्यान रखने का ही एक दीर्घकालिक यानी लंबे समय का तरीका है। दरअसल इसमें 3 चरण की प्रक्रिया शामिल है। 3 चरण क्या हैं? लक्ष्य निर्धारित करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करना, और तीसरा चरण है अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपने समय का ध्यान रखना, यानी जो मेजरिंग जिसे कहा जाता है। मतलब अपने लक्ष्य की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तो अपने आप को आपको मेजर करना होगा, यानी कुछ न कुछ आकलन करना होगा कि हम अभी कहाँ पहुँचे हैं, अभी कितनी दूरी अभी बाकी है। तो ये 3 चरण है। लक्ष्य निर्धारित करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करना, और अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपने समय का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं 1983 में जापान में था, 1983 में जापान में था, तो हमारे पास सेमिनारों की एक श्रृंखला थी जिसमें हमने जापान के सबसे बड़े औद्योगिक संगठनों के नेताओं के भाषण सुने। हमने होंडा, सोनी, मित्सुबिशी के शीर्ष अधिकारियों और सबसे बड़े उद्यम के प्रमुख
मात्सुशिता इलेक्ट्रिक के 88 को 88 अनुवाद किया गूगल, 88 वर्षीय अध्यक्ष से बात की, 88 साल के अध्यक्ष थे। उन्हें हमसे बात करने के लिए राजी करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जापानी प्रणाली हमारी तुलना में बहुत अधिक कठोर है और वे इस तरह से सैनिकों के सामने पेश होना अपनी गरिमा के खिलाफ मानते हैं। और अगर भाषण देना पश्चिमी परंपरा के अनुसार एक कठोर परंपरा मानी जाती थी, तो कल्पना कीजिए कि सवालों के जवाब देने के बारे में उन्हें कैसा महसूस होता है। अब अलग अलग जो राष्ट्र होते हैं या देश होते हैं, उनका अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग उनके रहने सहने का तरीका होता है, वहाँ की सभ्यता अलग होती है। तो जब जिस देश में हम जा रहे हैं तो वहाँ की सभ्यता का हमें ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है कुछ देशों में ज़्यादा बोलना अच्छा ना माना जाता हो, या अपने बारे में बोलना, या हमने क्या क्या जीवन में उपलब्धियां हासिल की हैं तो इनके बारे में बात करना वहाँ की सभ्यता के अनुसार सही नहीं समझा जाता हो, जो शिष्ट व्यवहार ना माना जाता हो। तो जिस देश में हम जाते हैं वहाँ किस तरह का व्यवहार शिष्ट माना जाता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। प्रश्न, श्रीमान राष्ट्रपति, क्या आपकी कंपनी के पास दीर्घकालिक लक्ष्य हैं? यानी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, उसी का अनुवाद किया गया। तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ। प्रश्न, आपके दीर्घकालिक लक्ष्य कितने लंबे हैं? उत्तर 250 साल। प्रश्न, उन्हें पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? उत्तर धैर्य। मजाक जैसा लगता है, लेकिन अगर यह मजाक है तो हर बार जब हम उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी अमेरिकी कंपनियां जब जापानी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन अगर यह मजाक है तो हर बार जब हम उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वे हमें क्यों दफना देते हैं, यानी क्यों हरा देते हैं प्रतिस्पर्धा में? हर किसी और हर व्यवसाय को बुनियादी लक्ष्यों और विश्वासों के एक सेट की आवश्यकता होती है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग एक दिन में एक काम करने वाले ऑपरेटर हैं। हमारे लक्ष्य अस्पष्ट हैं और स्पष्ट नहीं, स्पष्ट तो क्लियर हो गया, अस्पष्ट यानी धुंधले, अस्पष्ट हैं और उन्हें प्राप्त करने की हमारी योजनाएं अस्तित्वहीन हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वह 7 मुख्य मूल्यों को अपनाकर अपने मिशन को पूरा करेगा। व्यापक ग्राहक संबंध, एक वैश्विक समावेशी दृष्टिकोण, उत्कृष्टता, भरोसेमंद कंप्यूटिंग, महान मूल्यों वाले महान लोग, अभिनव और जिम्मेदार प्लेटफॉर्म नेतृत्व, लोगों को नई चीज़ें करने में सक्षम बनाना। इस सूत्र में ज्ञान के 2 शक्तिशाली अंश जोड़े मानक वाहक बिल गेट्स। यहाँ पे थोड़ा अनुवाद गड़बड़ है। यहाँ 2 चीज़ें अभी बिल गेट्स की ये बताते हैं। आपके सबसे नाखुश ग्राहक ही आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत हैं, एक। और किसी व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली किसी भी तकनीक का पहला नियम यह है कि कुशल संचालन पर लागू स्वचालन दक्षता को बढ़ाएगा। यानी जहाँ भी हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, अगर वहाँ पहले ही से ही लोग कुशल हैं तो वो कुशलता और बढ़ जाएगी वहाँ जहाँ मशीनों का या तकनीक का इस्तेमाल होगा या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। आपकी व्यक्तिगत योजनाएं और लक्ष्य, और क्षमा कीजिए, दूसरा बिंदु मैंने नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से। किसी व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली किसी भी तकनीक का पहला नियम यह है कि कुशल संचालन पर लागू स्वचालन यानी ऑटोमेशन दक्षता को बढ़ाएगा। दूसरा यह है कि अकुशल संचालन पर लागू स्वचालन अकुशलता को बढ़ाएगा। यानी अगर कोई अकुशल है तो अगर वो तकनीक का इस्तेमाल करेगा तो और भी ज़्यादा अकुशलता की ओर तेज़ गति से बढ़ेगा। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। आपकी व्यक्तिगत योजनाएं और लक्ष्य इतने जटिल भी नहीं होने चाहिए। बिक्री रैंकिंग में 1/4 सुधार करने या X और खाते, Y और आय, Z और कुल बिक्री जोड़ने जैसे लक्ष्य के बारे में क्या ख्याल है? अगर इस तरह की बुनियादी योजना और लक्ष्य निर्धारण ने माइक्रोसॉफ्ट को व्यवसाय का माइक्रोसॉफ्ट बनाने में मदद की है, तो क्या आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए? मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे लक्ष्य की अपनी परिभाषा दी और यह अब तक सुनी गई सबसे अच्छी परिभाषा है। लक्ष्य एक समय सीमा वाला सपना है। अपना लक्ष्य लिखें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप उन्हें वह पदार्थ देंगे जिसकी उन्हें आपको पूरा करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता होगी। तो आइए अब इन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो जो शुरुआती कुछ पंक्तियाँ थी उसमें हार्वे मैके बताते हैं कि लक्ष्य प्राप्त अगर आपको करना है तो उसमें 3 चरण होते हैं। पहली बात तो ये है कि आप लक्ष्य को निर्धारित करें, यानी लक्ष्य को एकदम स्पष्ट तरीके से लिखें और लक्ष्य की तस्वीर एकदम साफ़ होनी चाहिए आपके मन में।
तो आप क्या बनना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कैसी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, कैसा व्यापार करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको एक स्पष्ट दस्तावेज़ तैयार करना होगा। तो पहला चरण यही बताता है कि आपके अंदर जो भविष्य की जो कल्पना है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, तभी वो कल्पना आपको शक्ति देगी कि आप उस कल्पना को सच्चाई में बदल सकें। लक्ष्य देखा जाए तो लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया तो यही है कि पहले आप ये सोचते हैं या कल्पना करते हैं कि आपको भविष्य में क्या चाहिए, भविष्य को आप किस तरह से बदलना चाह रहे हैं अपने, और फिर आप कर्म करने में जुड़ जाते हैं कि जो आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, जो आप सुन रहे हैं, जो आप सारी जो इंद्रियों से जो सच्चाई को देख रहे हैं, उसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके वो दिमागी कल्पना के अनुसार वो बदल जाए। तो बाहरी दुनिया को आप जो अपनी अंदरूनी जो कल्पना है उसके अनुसार अपनी बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए सब लक्ष्य की प्रक्रिया होती है। तो जैसे देखेंगे सरकार जब कोई योजना बनाती है तो पहले उसका पूरा तैयार करती है कि क्या लक्ष्य में प्राप्त करना है, कितना समय लगेगा प्राप्त करने में, क्या तरीका है इस लक्ष्य को पाने का, और फिर देखेंगे कि दुनिया को उसी लक्ष्य के अनुसार बदल देते हैं। रेलवे ट्रैक बिछाना है तो कुछ ही समय में आपको रेलवे ट्रैक दिखने लगेंगे, सड़कें दिखने लगेंगी, ब्रिजेस दिखने लगेंगे। तो सरकार के इन कामों से तो हम ये भी अपने जीवन में क्यों नहीं यही सिद्धांत लागू कर सकते हैं, अपने भविष्य की कल्पना करें और लक्ष्य बनाकर फिर जुड़ जाएं कर्म करने में उस लक्ष्य को सच्चा करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भाषा के अच्छे वक्ता होना चाहते हैं, तो आपका एक लक्ष्य है ऐसा जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, यानी अपनी इंद्रियों से आप आकलन कर सकते हैं कि आपने लक्ष्य को प्राप्त किया कि नहीं। तो उसके लिए आपको जब तक मन में एक चित्र नहीं होगा, उसको आप कैसे, जब वो लक्ष्य पूर्ण होगा तो आप कैसे ये निश्चय करेंगे कि आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो इसलिए तस्वीर एकदम साफ़ होनी चाहिए आपके मन में। ऐसी तस्वीर होनी चाहिए कि इंद्रियों से आप उसका निश्चय कर सकें, जब संसार को देखें इंद्रियों से तो ये निश्चय कर सकें कि आपने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं। अरे बहुत सरल बात है, पर मैं कोशिश कर रहा था इसको और स्पष्ट कर दूं। तो पहला चरण ये है। दूसरा चरण है आपको कुछ योजनाएं बनानी होगी, किस तरह हम अपने लक्ष्य को सच्चाई में बदलेंगे। तो योजनाओं में आप जैसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक अच्छा वक्ता होना है, तो आपके योजनाओं में हो जाएगा आपको शब्दकोश पढ़ना होगा, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना होगा, आपको अच्छे जो वक्ता हैं उन्हें सुनना होगा, और आपको खुद बोलने का अभ्यास करना होगा, और फिर इन सब चीज़ों का एक अच्छा एक दस्तावेज बना लीजिए। क्या क्या आपको कदम उठाने हैं, कब कब उठाने हैं, दिन को कैसे आप बांटेंगे, उसका विभाग कैसे करेंगे, एक जो 24 घंटों का समय होता है उन्हें आप कैसे बांटेंगे या उनका कैसे विभाजन करेंगे, ताकि आप अपनी योजना में जो आपने ये निश्चय किया है कि आपको क्या क्या कर्म करने हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें आप कैसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। तो इसके लिए समय सारणी आपको बनानी होगी, टाइम टेबल। तो ये सब आपकी योजनाओं में शामिल हो जाएगा। दूसरा कदम, दूसरा चरण। तीसरा चरण है आपको निश्चित समय पर, यानी रेगुलरली, जैसे आपको नियमित रूप से मेजर करना पड़ेगा अपने आप को, यानी आकलन करना होगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं कि नहीं। मेजर की सही हिंदी देख ली जाए। मेजर यानी माप लेना होगा या मापना होगा, नापना होगा, यानी परिमाण लेना होगा, बोल सकते हैं। तो मेजर योर प्रोग्रेस डाल देते हैं, यानी अपनी प्रगति को कैसे आप अपनी प्रगति को मापें। तो मापन प्रक्रिया तो ज़रूरी है, आपको अपनी प्रगति को मापना होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर हफ्ते आप देखें कि आप अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी लक्ष्य से आप कितनी दूर हैं, अभी और कितने कदम उठाने बाकी हैं। तो ऐसा करने से आपको प्रोत्साहन मिलता रहेगा और आप अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित होंगे। कि जैसे जैसे आपको लगेगा कि आप नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं लक्ष्य के, आपकी आपका जो मोटिवेशन होता है और प्रोत्साहन होता है वो बढ़ेगा, और आपको और एंथुजियाज़म होगा, यानी और जोश रहेगा आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में, उसे ऊर्जा मिलेगी। तो
तो यही 3 चरण है लक्ष्य प्राप्त करने के। इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि एक बहुत बड़े लक्ष्य की बात है, या ऐसे लक्ष्य जो कि हमारे जीवन काल में हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, पर वो जैसे वो हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, तो आप जैसे कि इसमें एक जापानी उद्यमी से जब एक प्रश्न करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो बोलते हैं कि उनका लक्ष्य है 200, ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने में या जिसको सच्चाई के रूप में बदलने के लिए 250 वर्ष या उससे अधिक लगेंगे। तो आप कुछ ऐसे भी लक्ष्य बना सकते हैं जिन्हें पाने के लिए आपके जीवन काल से ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए आपको तो कुछ ऐसे संस्थाएं बनानी पड़ेंगी, या आपको कुछ किताबें लिखनी होगी, या कुछ ऐसा करना होगा जो कि आपके जीवन काल के बाद भी चलता रहे। और कुछ बातें थी इसमें, जैसे कि लक्ष्य एक ऐसी चीज़ है जो एक समय सीमित एक सपना है, एक ऐसा सपना है जिसकी एक समय सीमा है, डेडलाइन जिसे कहते हैं, यानी एक अंतिम तारीख होती है। जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए एक अंतिम तारीख नहीं देंगे, तो हमारी ऊर्जा और हमारी शक्ति जो है उसको हम पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसे जैसे समय सीमा नज़दीक आती जाएगी, डेडलाइन नज़दीक आता जाएगा, तो हमारी कोशिश और बढ़ती जाएगी उस लक्ष्य को सच्चाई में बदलने के लिए। तो यही कुछ बातें थी जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो आप इस पुस्तक को खरीदिए और पढ़िए। और एक बार मैं फिर दोहरा दूं कुछ मुख्य बातें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 3 चरणों मतलब 3 चरण होते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए। अगर लक्ष्य को आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो 3 चरणों का अनुसरण करना होगा आपको। पहला चरण है कि आप लक्ष्य को अच्छी तरह निर्धारित कीजिए। दूसरा चरण है लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाइए, यानी जो आपने मानसिक तस्वीर बनाई है या एक जो नक्शा बनाया है कागज़ पर, उसको अब सच्चाई में बदलने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, योजना बनाइए। तो अपने समय सारणी में जगह देना होगा आपको उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए। और फिर तीसरा कदम है आपको नियमित रूप से अपनी प्रगति को मापना होगा, उसका मापन करना होगा, मेजर करना होगा कि आप अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी कितनी दूरी बाकी रह गई है लक्ष्य से। तो ऐसा करते रहेंगे तो आप लक्ष्य को निश्चित प्राप्त करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।